Hello everyone, welcome to IAS Help Desk. Today we are going to see monetary policy, but before looking at the monetary policy, we will see what is money. Money is a medium of exchange that people use to facilitate the buying and selling of goods and services. So मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम गुड्स या सर्विसेज खरीदते या बेचते हैं। मनी से पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि प्रोडक्ट जो हम खरीदते थे उसके लिए पैसे नहीं लगते थे, प्रोडक्ट लगते थे। यानी प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोडक्ट लगता था। जैसे मुझे अगर शर्ट या पैंट खरीदना है तो मुझे गेहूं या चावल देना पड़ता था, तो मुझे शर्ट और पैंट मिलते थे। उसी वैल्यू का आपको गेहूं या चावल आपको देने होते थे शर्ट या पैंट के लिए। सो कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता था तो आपको बदले में कोई प्रोडक्ट देना होता था। सो पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बाद मनी सिस्टम आया। जब मनी सिस्टम आया तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए, वेल्थ को स्टोर करने के लिए। सो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मनी क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है। 10,000 20,000 एक वैल्यू हम इससे मेजर कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वेल्थ है, हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं, अपने अलमारी में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। मनी एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, जिसका मतलब होता है कि हम फ्यूचर में एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो मनी के बेसिस पे होती है कि हम आपको फ्यूचर में 10,000 देंगे, 20,000 देंगे या 5 लाख देंगे। फंजिबिलिटी के तौर पे मनी को यूज़ करते हैं। हम पोर्टेबिलिटी के तौर पे यूज़ करते हैं कि पैसे को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं। सो ये है फीचर्स मनी का। फंक्शन ऑफ मनी, मनी के फंक्शन क्या है? ये यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्मिटी का मतलब हुआ कि मनी आइडेंटिकल होते हैं इसके डिनोमिनेशन, यानी कि 10 रुपये हो या 20 रुपये का नोट हो या 100 रुपये का नोट हो, ये आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल होने की वजह से क्या होता है कि इजीली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, भाई ये 100 रुपये का नोट है, ये 50 रुपये का नोट है। और इसके वजह से क्या होता है कि ट्रस्ट आता है मनी पे। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस हैं, पहला है यूनिफॉर्मिटी। मनी यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि मनी के जो डिनोमिनेशन होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। मतलब अगर 100 का नोट है तो वो आइडेंटिकल है, वो अलग नहीं होगा। 50 का नोट है, 100 का नोट है। सो इसके वजह से क्या होता है, वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं लोग, और मनी पे ट्रस्ट बढ़ता है पब्लिक का इसके वजह से, यूनिफॉर्मिटी होने की वजह से। मनी का अगला फंक्शन है लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कभी भी हम किसी प्रोडक्ट को बेच सकें या ख़रीद सकें इजीली, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। सो मनी हाईली लिक्विड माना जाता है। और अगला है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट खुद उसको अलाउ करती है, परमिट करती है कि लोग पर्टिकुलर मनी को यूज़ करें खरीदने या बेचने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए। सो हमने अभी देखा कि मनी के क्या फंक्शंस हैं। टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी में हम देखते हैं करेंसी नोट्स, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के जो नोट होते हैं वो करेंसी नोट्स में गिनती होते हैं। डिजिटल मनी, जो हम डिजिटली रखते हैं, डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, हम पैसे को रखते हैं, वो डिजिटल मनी हो गया। अगला है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। ये क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल हैं। कॉइन्स में हम देखते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये के कॉइन। बैंक डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार आ चुका है। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है? एक डिजिटल एसेट होता है जो कि ओनरशिप को दिखाता है स्पेसिफिक आइटम या कंटेंट के कंटेक्स्ट में, जैसे कि डिजिटल आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया या कलेक्शन हो गया, जो एनएफटी के ज़रिए हम इसको देखते हैं। और ये एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये एक प्लास्टिक कार्ड है जो बैंक इशू करती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए,
या इनेबल करने के लिए। स्टेबल कॉइन क्या है? स्टेबल कॉइन एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी टाइप का है जो कि वोलेटिलिटी यानी प्राइस जो ऊपर नीचे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्रिप्टो करेंसी में देखते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर चला गया नीचे चला गया, इसको मिनिमाइज करती है ये। साथ में इसका जो मेन पर्पस क्या है? पर्पस है कि क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट को देना, साथ में बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना, लेकिन ये ध्यान रखना कि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, बहुत ऊपर ना जाए बहुत नीचे ना जाए। सो ये है फंक्शन स्टेबल कॉइन का, जो कि मनी का एक टाइप है। इंडियन करेंसी सिंबल, जिस तरीके से हम डॉलर को देखते हैं कि डॉलर का एक अपना सिंबल होता है, उसी तरीके से इंडियन करेंसी का भी अपना एक सिंबल है। सो ये सिंबल एक यूनिक आइडेंटिटी देता है इंडियन करेंसी को। जैसे हम देखते हैं र एक सिंबल है, फिर इसे जो डिज़ाइन किया है वो डी उदय कुमार ने किया है डिज़ाइन। इसे देवनागरी स्क्रिप्ट के फॉर्म में रखा गया है और लैटिन कैपिटल आर के फॉर्म में रखा गया है। साथ में हम देखते हैं कि 15 जुलाई 2010 में इसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन आज के डेट में हम जो ये हमारा सिंबल है, रुपये का जो सिंबल है, इसको बहुत ज़्यादा वाइडली इसको यूज़ किया जाता है फिनेंशियल कंटेक्स्ट के तौर पे। मनी सप्लाई, व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई refers to the total amount of money circulating in the economy, including both physical currency and various types of deposit. In India, the RBI monitors and regulates the money supply to achieve economic stability. The RBI uses different measures represented by various monetary aggregate to assess and control money supply. तो मनी सप्लाई किसे कहते हैं? मनी सप्लाई एक टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो एक इकॉनमी में सर्कुलेट करती है, बहुत फिजिकल फॉर्म में भी करती है और वो डिपॉजिट के फॉर्म में भी इसको देखा जाता है। इंडिया में आरबीआई है जो कि मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को। इसलिए करती है कि क्योंकि इकॉनमी में स्टेबिलिटी लाना होता है, स्टेबिलिटी लाने के लिए वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। आरबीआई इसके लिए अलग अलग मेजर्स यूज़ करती है, अलग अलग मॉनेटरी एग्रीगेट को यूज़ करती है ताकि वो असेस कर सके, कंट्रोल कर सके मनी सप्लाई को इकॉनमी में। M0 एक रिजर्व मनी कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, जैसे कि कॉइन हो गए, नोट हो गए, जो मार्केट में इकॉनमी में सर्कुलेट कर रहा है। साथ में इसमें हम देखते हैं जो बैंक डिपॉजिट होती है सेंट्रल बैंक या आरबीआई के पास, वो भी M0 में काउंट होता है। M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है। इसमें M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम आते हैं, जैसे कि करेंट अकाउंट। M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है। M2 में क्या आता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक सच एज सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट इसमें लिए जाते हैं। M2 को मनी सप्लाई भी कहा जाता है। M3 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं। इसमें M2 प्लस फ्यू अदर लिक्विड एसेट लाइक पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट आते हैं। M4 को ब्रॉड मनी इसे भी कहते हैं। इसमें M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आते हैं, लेकिन इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं किया जाता। सो हमने अभी देखा मनी सप्लाई जिसमें M0, M1, M2, M3 और M4 आते हैं। नाउ लेट्स सी मनी मल्टीप्लायर। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर इज अ कंसेप्ट used in economics to explain how change in amount of money in the banking system can result in a larger change in the overall money supply in economy. It's based on idea that bank can create more money through process called fractional reserve banking. So हम देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है।
मनी मल्टीप्लाई एक कंसेप्ट है जो कि इकोनॉमी में यूज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर से आ चुके हैं। सो मनी मल्टीप्लायर दिखाता है कि किस तरीके से मनी थोड़ा सा अगर चेंज होता है बैंक में तो उसका पूरा एक असर होता है बैंकिंग सिस्टम में, एक असर होता है एक मनी सप्लाई पे, ओवरऑल इकोनॉमी में। एक आइडिया पे बेस्ड है मनी मल्टीप्लायर कि थोड़े से रिजर्व के थ्रू एक जो बैंक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी को क्रिएट कर पाते हैं। और इसको सिंपल बनाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए किसी ने 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए हैं। बैंक क्या करता है कि सारे के सारे पैसा को वो अपने पास नहीं रखता, वो भी आगे बढ़ाता है ताकि उससे वो अर्न कर पाए। सो 1000 रुपये किसी ने डिपॉजिट किया, बैंक ने 10% अपने पास रख लिया रिजर्व के तौर पे, और 100 रुपीज़ रख लिए और 900 रुपीज़ उसने किसी और को लोन दे दिया। जिसने लोन लिया मान लीजिए कि उसने भी 900 रुपये ले आके किसी बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। सो बैंक ने क्या कि उसमें से भी 10% रखा, यानी 900 से 10% रखा, 90 रुपये रखा अपने पास, और 810 रुपये किसी और को वो लोन दे दिया। तो इस तरीके से बैंक टू बैंक कुछ रिजर्व रखने के बाद वो मनी सर्कुलेट होती रहती है। सो यहाँ पे हमने देखा कि 10% रिजर्व रखा गया। सो इस फॉर्मूला के तहत हम देखते हैं कि शुरू में 1000 रुपीज़ जमा किया गया था, लेकिन बाद में वो सर्कुलेट होते होते वो 10,000 हो जाती है, यानी कि 1000 इंटू 10 क्योंकि 10% रिजर्व रखा गया। सो 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। ये 1000 रुपये बाद में 10,000 के बराबर हो जाता सर्कुलेट होते होते। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने का है कि मनी जो मल्टीप्लायर कैलकुलेशन हमने यूज़ किया है वो सिंप्लीफाइड तरीके से यूज़ किया है, लेकिन रियल सेंस में, रियल वर्ल्ड में इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि कई फैक्टर इसमें देखे जाते हैं। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर दिखा जाता है कि किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर को ये इन्फ्लुएंस करती है, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। सो हमने अभी कंसेप्ट देखा मनी मल्टीप्लायर का कि किस तरीके से ये वर्क करती है। नाउ लेट्स सी मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल. What is monetary policy? Monetary policy involves the action taken by the central bank, in India it is RBI, to manage the country's money supply and interest rate. It aims to achieve economic goals like controlling inflation, promoting employment, ensuring overall stability. Central bank utilizes tools like open market operation, interest rate adjustment to influence economic condition and maintain financial equilibrium. So monetary policy क्या है? Monetary policy एक रिमोट कंट्रोल की तरह होता है किसी भी इकोनॉमी में, जिसे ऑपरेट करता है सेंट्रल बैंक, इंडिया में आरबीआई है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, इकोनॉमी में ओवरऑल स्टेबिलिटी लाया जाए। सेंट्रल बैंक इसमें बहुत सारे टूल्स का यूज करती है, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट हो गया, ताकि इकोनॉमी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, इकोनॉमी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। हिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को जिस रूप और रंग में हम देख रहे हैं ये हमेशा से वैसा नहीं था, ये ट्रांसफॉर्म हुई है विद द टाइम, और आज जो रूप है वो अलग है, जो कि पहले नहीं था जब ये शुरू हुआ था प्री इंडिपेंडेंस एरा में। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ब्रिटिश मैनेज करती थी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के थ्रू, जो कि 1935 में फॉर्म हुई थी। उस समय फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में भी, आज़ादी के बाद भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम को कंटिन्यू किया गया, लेकिन 1991 के बाद एक शिफ्ट हुआ और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम आया। फिर उर्जित पटेल कमेटी आई 2013 में, उसने प्रपोज किया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था। इस कमेटी ने रिकमेंड किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म करने के लिए 2016 में। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का इवोल्यूशन हुआ इंडिया में। मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स, बेसिकली देयर आर 3 objectives or goal of monetary policy. First is price stability, second is sustainable economic growth, and third is
employment. So three things: stability, growth and employment are main goals or objective of monetary policy. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.